इस पूरे मामले में क्या सजा हो सकती है अभिमुक्तेश्वरानंद को? इस पूरे मामले में तो कम से कम आजीवन 10 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा तो उनके लिए तय है। ये कुछ धाराएं आपने यहाँ पे लिख रखी है। ये कुछ ये धाराएं 4, 2, 5, 1, 6, 16, 17, 35, 3, 173, 4 इतनी धाराएं हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। जी 100 ये धाराएं हैं। हाँ। और ये बहुत ही गंभीर धाराएं हैं। सामान्य व्यक्ति होता तो अब तक उसकी गिरफ्तारियां हो चुकी होती। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि जिन 2 बटुकों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है उनकी मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। इस समय हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील शांभवी नंदन पांडे हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि शंकराचार्य की जो गिरफ्तारी है वो कब हो सकती है, अभी तक गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं की गई। इन सब तमाम मुद्दों पर जो कानूनी दांवपेच है वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद से 2 बटुकों के रिपोर्ट आने के बाद से शंकराचार्य की मुश्किलें इस समय बढ़ गई हैं। इस समय पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि जिस शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना औरंगजेब से की थी, कुछ दिन बाद उसी शंकराचार्य, उसी कथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार शंकराचार्य नहीं मानती है, उस पर यौन शोषण के आरोप उनके ऊपर जिन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए थे उन पर पुष्टि हो चुकी है। शांभवी नंदन जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? ये पूरा मामला जो है एक राजनीतिक दृष्टिकोण तो अलग है, लेकिन इसको हम कानूनी दृष्टिकोण से हम देखते हैं। पहली चीज़, चूँकि हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता समाज से हैं और न्याय की ही बात होती है यहाँ पे, तो हम इसको कानूनी दृष्टिकोण से ही इसका विश्लेषण करेंगे आज। क्या कानूनी दृष्टिकोण देखते हैं? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ये जो FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई है, ये FIR डायरेक्ट पुलिस द्वारा नहीं दर्ज किया गया है। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ है ये FIR न्यायालय में 173(4) जो पहले 156(3) की धारा होती थी, जो न्यायालय के द्वारा FIR दर्ज करने के लिए कहा जाता था, न्यायालय के आदेश पे होता था, उसमें किया गया है। वहाँ पे वो भी 173(3) 173(4) को डायरेक्टली FIR के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, उसमें पहले बयान लिया गया, दोनों बटकों का बयान लिया गया, संबंधित साक्ष्यों का संकलन किया गया। उसके बावजूद न्यायालय ने जब दोषी उनको माना, उस आधार पे उनके खिलाफ झूसी थाने को FIR दर्ज करने के लिए पॉक्सो एक्ट में किया, FIR दर्ज करने पॉक्सो एक्ट में मेरी जहाँ तक की जानकारी है कि गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। जी, सामान्य व्यक्ति है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। कानून 2 भागों में बटा हुआ है क्या, VIP और ऐसा तो हमेशा होता है भाई, सामर्थ्यवान है तो, लेकिन एक बड़ी हस्ती हैं, शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित पद पे हैं इस देश में। इसके पहले भी शंकराचार्य, जो विपक्ष कह रहा है कि शंकराचार्य की गरिमा का हनन हो रहा है, शंकराचार्य को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू समाज का पतन किया जा रहा है, उनको ये हमेशा याद रखना चाहिए। स्वामी जयेंद्र सरस्वती, अभी तो इनके विषय में ये मामला चल रहा है, सब जुडिस है कि ये शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य थे, देश के प्रतिष्ठित कांची कामकोट के शंकराचार्य थे, और उनको रात को पूजा के समय से गिरफ्तार कर लिया गया। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समय में ऐसा क्या है कि उनकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं की गई, उस पर अभी जांच कर रही है पुलिस। तो इस नाते ये जो कहना है सबका कि राजनीतिक एंगल से गिरफ्तारी कराई जा रही है, चाहे अभी कुंभ के प्रकरण को लेकर गिरफ्तारी कराई जा रही है, ये मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है कि इसके कारण से हो रहा है। इसमें और क्या क्या हो सकता है शंकराचार्य के साथ? अगर अभी कल उनकी अग्रिम जमानत याचिका है, अग्रिम जमानत याचिका में वो उसके भी ऊपर आते हैं। अग्रिम जमानत याचिका जो उनकी पड़ी है अथवा गिरफ्तारी से रोक के लिए 482 में गए हैं। इसी न्यायालयों में 482 पे सामान्य आम आदमी जब जाता है तो हाई कोर्ट कहती है कि 438 का उपबंध पहले से आपके पास जिला न्यायालय में उपलब्ध है, पहले आप वहाँ अग्रिम जमानत का कार्यवाही प्रोसीडिंग पूरा कर लीजिए, अप्रोच कर लीजिए, तब यहाँ आइए। लेकिन इनके मामले में तो अभी 13 तारीख तक शायद रखा गया है डेट, नेक्स्ट डेट रखी गई है उस पर सुनवाई के लिए। तो देखा जाता है कि उसमें क्या करती है न्यायालय की, लेकिन जांच की प्रक्रिया प्रारंभ है। क्या आपको लग रहा है कि कल जो जमानत की अग्रिम याचिका है वो खारिज हो सकती है? एकदम हो सकती है। इस रिपोर्ट के, इस रिपोर्ट पे अगर रिपोर्ट को माना जाता है और रिपोर्ट जाती है और अगर CD उसकी पेश होती है और CD में इसमें मामला जैसा कि उसके जो
क्या कहते हैं FIR करता है, चाहे पैरवी जो कर रहे हैं स्वामी आशुतोष ब्रह्मचारी जी जो हैं, अगर उनके पास वास्तव में साक्ष्य हैं तो उन साक्ष्यों को अगर वो पेश करते हैं, पुलिस के सामने पेश होती है, न्यायालय में पेश होता है, तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। इस पूरे मामले में क्या सजा हो सकती है अभिमुक्तेश्वरानंद को? इस पूरे मामले में तो कम से कम आजीवन 10 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा तो उनके लिए तय है। मतलब अगर अभिमुक्तेश्वरानंद को कल जमानत नहीं मिलती है या उन पे जांच होती है और जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास हो सकती है। हाँ? लेकिन ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हाँ। जमानत होना, देखिए बहुत सारे मामलों में होता है कि कई लोगों की जमानत हो गई, जमानत होने को ये ऐसी विजय के रूप में दिखाते हैं कि हम तो लगता है कि दोष मुक्त हो गए। जमानत एक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे वहाँ सिद्धांत है कि जेल जो है अपवाद है, जमानत सिद्धांत है, ठीक है ना। तो जमानत मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन जमानत मिलने से किसी की दोष मुक्ति नहीं होती है। वो दोष मुक्ति तो न्यायालय अंतिम समय में रिपोर्ट करने के बाद ही करेगा, तब तक वो दोष मुक्त नहीं माने जाएंगे। मतलब ये मामला आगे ऐसा ये कल के डेट में जमानत हो गई या गिरफ्तारी पर से रोक लग गई, तो अगर ये प्रदर्शित किया जाता है स्वामी मुक्तेश्वरानंद के द्वारा कि सरकार की सारी योजनाएं, चाहे सरकार की सारी साजिशें फेल हो गई, मैं तो मुक्त हो गया, तो वो पूरी तौर से गलत होगा। या तो वो जनता को भ्रम फैला रहे हैं या तो अपने आप को भ्रम में जी रहे हैं। तो इस नाते इसको उनको मानना नहीं चाहिए। अगर जमानत मिल जाती है अथवा गिरफ्तारी पर रोक मिल जाती है तो उनको न्यायालय का सम्मान करते हुए उस जांच में पूर्णतः सहयोग करना चाहिए। चूँकि आप नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, हाई कोर्ट के आप वकील हैं, आप कोर्ट संबंधित बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर इस पूरे मामले को दूसरे एंगल से समझने की कोशिश किया जाए कि जब वो गौरक्षा की बात अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे थे, उसके बाद से गौरक्षा के बीच में यूपी में मुद्दा आया कि बीफ एक्सपोर्ट में यूपी आगे है, इसको लेकर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगाने लगे। उसके बाद से बगैर नाम लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कालनेमी भी कहा। ये तमाम बातें जब आई तो ये सारी चीज़ें इतने दिन बाद उभरी, ये मामला 1 साल पहले का था, तो आप कभी कहीं ना कहीं आप अपनी समझ से मुझे बताएं कि इसमें पॉलिटिकल कुछ एजेंडा या कुछ पॉलिटिकल ये तो मैं नहीं मान सकता हूं। क्योंकि ये मामला 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होता है, उसके बाद से इसमें पूरी प्रक्रिया फॉलो होती है। कभी भी 173(4) के लिए होता, हम थाने पे अप्रोच करते हैं, थाना FIR नहीं दर्ज करता, हम SSP के वहाँ SP के वहाँ जाते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के वहाँ जाते हैं, वहाँ से कार्रवाई नहीं होती है, तब हम न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय उस पर आख्या मंगाता है, विचार करता है, उसके बाद तो ये प्रक्रिया होने में ही 6 से 8 महीने का आराम से समय लग जाता है। तो अगर हम इसको माने कि नहीं उस समय हुआ और आज एकाएक ये जो अभी सारा प्रोपगंडा रहा कि हमको गंगा स्नान करना है, ये फलां धमाका जो भी इन लोगों का रहा, विचार रहा, उसके आधार पे किया गया हो केवल, तो मैं तो ये नहीं मान सकता। कहीं न कहीं एक कहावत है कि अगर धुआं कहीं दिख रहा है तो आग तो होगी ही होगी। तो अब इसमें आप आग मानते हैं इसको, तो आप ये कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद को आजीवन कारावास हो सकता है? हो सकता है, न्यायालय के ऊपर है, हो सकता है, हो सकता है। आप भी इस मामले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं सर, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है आपकी, आप इस मामले को कैसे देखते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद मामले? हम तो देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से देख रहे हैं कि जो प्रोसीडिंग्स है, चूँकि हम लोग कानूनी काम धाम जानते हैं और न्यायालय में 173(4) से मामला उठ कर के आया है यहाँ तक, और वो इसको अगर कोई ये जोड़ रहा है कि संगम तट पे उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया प्रशासन के द्वारा, जैसा वो कह रहे हैं, तो बटकों की चोटी खींची गई, तो इन सब चीज़ों से उसको कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है लोगों को, क्योंकि ये पुरानी प्रोसीडिंग्स है। जैसा अभी बड़े भाई साहब ने बताया कि ये 2025 से चला आ रहा है और आज जा कर के उस पर 173(4) पे जो फैसला आया है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए, तब जाकर के पुलिस ने FIR दर्ज किया और FIR दर्ज करने के बाद चूँकि इतना संगीन धारा, इतनी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं कि इसमें अब तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अच्छा, मुझे कुछ समझाएंगे सर कि अभिमुक्तेश्वरानंद पे जो धाराएं लगी हैं वो कितनी गंभीर हैं? अब इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये तो धारा 3 लगी है पॉक्सो एक्ट की। इसमें नाबालिगों के साथ यौन शोषण का मामला आता है। धारा 4(2) है, 5 है, धारा 6 है, 16, 17 और 351(3) है। इन धाराएं जो पॉक्सो एक्ट की जितनी भी धाराएं हैं वो सभी की सभी नॉन बेलेबल है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी की है। इसमें अगर सामान्य व्यक्ति आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति झूठा ही आरोप लगा दे तो विदिन 24 आवर आपकी गिरफ्तारी पुलिस
कर लेगी। अगर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है, हो धाराएं लग जाती है, बिना एफआईआर दर्ज हुए मतलब भी पुलिस आपको उठा लेगी ट्रायल के लिए। अब इतने गंभीर धाराएं अभिमुक्तेश्वर आनंद पे और लगी। अभी तक गिरफ्तारी उनकी नहीं, उनको जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं न कहीं इसमें सरकार भी ये है कि इतने बड़े मामले को लेके है और इस पर कहीं सरकार चलेदर न हो। हाँ। तो सरकार का भी ये हमको लगता है निर्देश है, पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से काम करे और वो पूरी जांच प्रक्रिया के बाद ही कोई कार्रवाई करे। तो इस नाते इसको राजनीतिक एंगल से देखना उचित नहीं है किसी भी। ये गंभीर धाराएं हैं, बहुत ही ये गंभीर कुछ धाराएं आपने यहाँ पे लिख रखी है। ये कुछ ये धाराएं 4, 2, 5, 1, 6, 16, 17, 35, 3, 173, 4 इतनी धाराएं हैं अभी। जी 100 ये धाराएं हैं। हाँ। और ये बहुत ही गंभीर धाराएं हैं। सामान्य व्यक्ति होता तो अब तक उसकी गिरफ्तारियां हो चुकी होती। अब कल हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि अभिमुक्तेश्वर। हाँ। इसमें एक चीज़ और ये है कि जैसे अभी पीछे न्यूज आ रहा था तो उसमें अभिमुक्तेश्वर आनंद से जो पूछा गया हाँ। कि आपके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो उनका ये स्टेटमेंट था जो टीवी न्यूज़ पे आ रहा था, वो हमने सुना। उन्होंने कहा कि यदि मैं इसमें दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे लिए कानून से हट करके ऐसी कड़ी सज़ा का प्रबंध किया जाए कि इस तरह का अपराध कोई न करे, कोई भी न करे। ये अभिमुक्तेश्वर आनंद का स्टेटमेंट था। अब कौन से टीवी पे आ रहा था मुझे याद नहीं है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो था बहुत ही कॉन्फिडेंट था। और इस तरह का स्टेटमेंट शायद यह स्टेटमेंट ही है कि शायद लोग अभी उनको गिरफ्तार करने नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि जो आशुतोष जो ब्रह्मचारी हैं उनके ऊपर 76 मामले दर्ज हैं। जी बिल्कुल, उनके उन्होंने कहा कि हमारे पास सीडी है। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो सीडी अगर है तो उसको प्रस्तुत करें। और लेकिन वो कह रहे हैं वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें और मुझे अगर दोषी पाया जाता है तो मैं स्वयं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं न्याय विभाग को कि वो मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा प्रदान करे, ताकि दोबारा अगर मेरे द्वारा ये गलती हुआ है तो दोबारा इस तरह की गलती करने का प्रयास कोई न करे। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे और पूछूंगा, चूँकि बात करते करते ये बात मेरे ध्यान में आ गई है। अभिमुक्तेश्वर आनंद पे जिन 2 बटुकों ने आरोप लगाया है, वो 2 बटुक ये भी कह रहे हैं कि 20-25 लोग और हैं, कुछ नेता भी आते थे जिनके सामने उन्हें परोसा जाता था। ये तो बटुकों का आरोप है और बटुकों की जाँच में पुष्टि पाई गई है कि उनके साथ शोषण हुआ है, लेकिन ये कहीं प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है कि अभिमुक्तेश्वर आनंद किसने किया है, वो अभिमुक्तेश्वर आनंद थे या कोई और थे। इस तरह तो कोई भी कह सकता है। जी ये हो सकता है, लेकिन बटुकों के साथ हुआ है, उनके आश्रम में हुआ है। ये बटुक आरोप लगा रहे हैं, बटुक आरोप लगा रहे हैं। अगर मेडिकल जांच तो अगर तत्काल अगर मेडिकल जांच हुई होगी तब तो साक्ष्य सही आए होंगे। अगर मेडिकल जांच काफ़ी समय बाद हुई होगी तो साक्ष्यों में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, ये कुछ कुल मिला जुला के इस मुद्दे को राजनीतिक, अगर 1 मिनट के लिए राजनीतिक टेस्ट से पूछूं, ये मैं आपके ऊपर विवेक पे छोड़ता हूँ, ये आप जवाब देंगे या नहीं देंगे, कि इस पूरे मामले को देखा जा रहा है कि योगी जी की जो गवर्नमेंट है वो ब्राह्मण विरोधी है। मुझे लगता है आप दोनों लोग ब्राह्मण हैं। जी। तो ये अभिमुक्तेश्वर आनंद भी ब्राह्मण है, तो इस एंगल से क्या ये जो है समाज में फैलाई जाने वाली भ्रांतियां हैं। देखिए, योगी जी व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मण विरोधी हैं कि नहीं है, इस पे कोई अपना वक्तव्य नहीं प्रस्तुत कर सकेगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते यह कहना बिल्कुल गलत है कि वो एक ब्राह्मण विरोधी व्यक्ति हैं। कारण ये है कि ना ब्राह्मण विरोधी योगी जी हैं, न अखिलेश हैं, न मायावती हैं, क्योंकि वह एक संवैधानिक पद है। और उस पद पर रहते हुए अगर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट कोई भी करेगा तो जनता देख रही है। और सब हम लोग निरंतर जो है विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं और सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब भ्रांतियां हैं समाज में जो फैलाई गई हैं कुछ लोगों के द्वारा, पक्ष विपक्ष। जैसे कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे फलाने यादव के नाम से आईडी है और वो कोई अन्य धर्मावलंबी है, तो उस तरह का वो करते हैं लोग। तो ऐसे ही चल रहा है ये। तो ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। काफ़ी ब्राह्मण उनके वहाँ अच्छे अच्छे पदों पे हैं और विद्यालयों में हैं, और उनके ऑफिस का तो मुखिया ही, नेतृत्व ही ब्राह्मण करते हैं। तो इस नाते तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसके वाक्य मैं आपसे बता दूँ, भैया को याद होगा, भैया काफ़ी हमसे बहुत ज़्यादा अनुभव में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं। अवनीश अवस्थी यहाँ DM हुआ करते थे।
राम मंदिर का मामला था। हाँ। योगी जी को अवनीश अवस्थी और उस समय के तत्कालीन जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे विजय कुमार जी, हाँ। वहाँ जुबली चौराहे पर रोक लिए। हम्म, योगी जी ने बहुत विरोध किया, हम्म, इन लोगों ने भी विरोध किया, हाथ जोड़ते रहे कि जा नहीं पाएंगे आप महाराज जी, हम्म, पूज्य महाराज जी। योगी जी उधर से तमाम उनके समर्थक लोगों ने बहुत कुछ कहा, इस पे नहीं कहा जा सकता है, इस तरह की भी बातें हुई। लेकिन अवनीश अवस्थी तटस्थ रहे, हाँ, विजय कुमार तटस्थ रहे, हाँ, योगी जी नहीं जा पाए। नतीजा ये हुआ कि वो वापस मंदिर गए और मंदिर में ही नज़रबंद कर लिए गए। हाँ, और योगी जी मुख्यमंत्री होने के बाद पहला काम किया, अवनीश अवस्थी को अपना मुख्य सचिव बनाए। हाँ, ये भी एक बड़ा मामला है। तो विमुक्तेश्वरानंद पर हाई कोर्ट के वकीलों की क्या राय थी, इस पर वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम कोर्ट में पहुंचे थे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल विमुक्तेश्वरानंद मामले पर हमारी लगातार नज़रें हैं, हम लगातार आगे की खबरें आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम इंद्र प्रकाश है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।